बीजापुर नाम के गांव के मुखिया, जिनका नाम था सूरजभान, वह एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। वह गांव में होने वाले सभी तरह के लड़ाई झगड़े और किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सूरजभान के पास गांव के लोगों का कोई भी विवाद आता तो वह उसे बड़े ही न्यायपूर्ण और तर्कशील तरीके से सुलझाते थे। गांव के सभी लोग उनके द्वारा दिए गए फैसले का बहुत ही आदर करते थे। ना सिर्फ उनके गांव बीजापुर बल्कि आसपास के गांव के कई लोग भी अपनी समस्याओं और झगड़ों का निपटारा करने के लिए मुखिया सूरजभान के पास आते थे। सूरजभान के बारे में यह बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वह किसी भी मामले का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हालांकि उस गांव के लोगों को यह अधिकार भी था कि अगर वह किसी कारण से मुखिया के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वह राजा के दरबार में भी न्याय के लिए गुहार लगा सकते थे। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सूरजभान के द्वारा किसी मामले के निपटारे के लिए दिए गए फैसले पर लोग असंतुष्ट हों। उनकी बुद्धिमानी और तर्कशील निर्णय के कारण सभी लोग उनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय समझते थे। मुखिया सूरजभान के घर पर अक्सर इसी कारण से लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रतिदिन वह कई तरह के विवाद और झगड़ों का निपटारा करते थे। आज तक किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए राजा के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसी नगर के राजा थे राजा चक्रधर, जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। महाराज चक्रधर की 2 संतानें थीं, उनका बेटा पृथ्वी और उनकी बेटी कुसुमलता। महाराज चक्रधर ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी थी। राजा चक्रधर के दरबार में एक से एक बढ़कर समझदार बुद्धिमान मंत्री थे। इन्हीं में से एक था उनका न्याय मंत्री, जिसका नाम था चंद्रसेन न्याय मंत्री। चंद्रसेन बुद्धिमान होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। एक दिन की बात है, महाराज ने अपने न्याय मंत्री चंद्रसेन को कुछ परेशान देखा तो कहने लगे, क्या बात है न्याय मंत्री जी, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी इस परेशानी का कारण क्या है? न्याय मंत्री कहने लगा, महाराज आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं पिछले काफ़ी समय से परेशान हूँ। आप तो जानते ही हैं कि एक न्याय मंत्री के तौर पर मुझे हमारी प्रजा के झगड़ों और विवादों को सुलझाना पड़ता है। साथ ही साथ रोज कई तरह के अपराधियों से मेरा पाला पड़ता है। मैं आज तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक समस्या मेरे सामने आ रही है। राजा ने कहा, मंत्री जी आप तो स्वयं सारी प्रजा की समस्याएं दूर करते हैं, भला आप जैसे बुद्धिमान और विवेकशील आदमी को कौन सी समस्या आ गई? महाराज बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोग पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और सावधान रहने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य में अपराधों और विवादों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से प्रतिदिन मेरी कचहरी में आने वाले मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
प्रतिदिन मुझे लगभग 20 से 25 विवाद और झगड़ों को सुलझाना पड़ता है। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल अपराधी भी बहुत ही चालाक हो गए हैं। मेरा पूरा दिन कचहरी में ही बीत जाता है, जिसके कारण ना तो मैं अपने परिवार को समय दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता के लिए एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति कीजिए, ताकि प्रतिदिन आने वाले विवादों को तेजी से निपटाया जा सके। अपने न्याय मंत्री की यह समस्या सुनकर महाराज कहने लगे, आपने ठीक कहा न्याय मंत्री जी। सचमुच आजकल अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण आपका काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे आपके सहायक के तौर पर एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना योग्य और बुद्धिमान हो कि वह बिना किसी पक्षपात के लोगों के झगड़ों का निपटारा कर सके? महाराज, हमारे ही राज्य के एक गांव बीजापुर में रहते हैं मुखिया सूरजभान। मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना है। वह अपने इलाके के सभी झगड़ों और विवादों का निपटारा बड़ी समझदारी और न्यायपूर्ण तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि वह न्याय अधिकारी के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हैं। राजा कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, लेकिन मैं उनको न्याय अधिकारी नियुक्त करने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, उनको जांचना चाहता हूँ। आप मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए। मैं इस 1 सप्ताह में ही यह निर्णय करूँगा कि आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी किसको नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ मैं बीजापुर के मुखिया सूरजभान की न्याय की परीक्षा भी करूंगा। यदि वह मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री अपने घर वापस लौट जाता है। अगली सुबह महाराज ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण से दिखने वाले ग्रामीण का वेश धारण कर लिया। महल से निकलकर वह अपने घोड़े पर सवार हुए और बीजापुर गांव की तरफ चल पड़े। राजधानी से बीजापुर गांव का रास्ता लगभग 20 मील था। जब महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर बीजापुर की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक भिखारी उनके सामने आ खड़ा हुआ। अपना कटोरा आगे करके वह महाराज से भीख मांगने लगा। महाराज, जो कि स्वभाव से बड़े ही दयालु थे, उन्हें भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा अपनी जेब से निकालकर उसके कटोरे में रख दी। इसके बाद महाराज अपने घोड़े पर सवार आगे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी उन्होंने महसूस किया कि शायद उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वह भिखारी महाराज के पीछे आ रहा था। महाराज ने अपना घोड़ा रोका और भिखारी से पूछने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हें भिक्षा के रूप में स्वर्ण मुद्रा दे दी है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भिखारी कहने लगा, श्रीमान, आप बड़े ही दयालु जान पड़ते हैं। आपने मुझे भिक्षा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन क्या आप मेरी एक और सहायता कर सकते हैं? बताओ, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? भिखारी कहने लगा, क्या आप बीजापुर गांव की तरफ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे भी अपने घोड़े पर बिठाकर लेते चलिए। मुझे भी बीजापुर गांव में ही जाना है।
महाराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर उस भिखारी को अपने घोड़े पर बिठा लिया। वे दोनों बीजापुर गांव की तरफ चलने लगे। दोपहर तक वह बीजापुर गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद दोनों घोड़े से उतर गए। तब राजा ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, लो भाई, मैंने तुम्हें बीजापुर पहुंचा दिया। अब तुम्हें जहां भी जाना हो जा सकते हो। यह कहकर राजा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगा कि तभी वह भिखारी राजा पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे दुष्ट आदमी, तुम इस घोड़े को लेकर कहाँ चल दिए? मेरे घोड़े को यहीं पर छोड़ दो। भिखारी की यह बात सुनकर महाराज को एक धक्का सा लगा। वह क्रोधित होकर उस भिखारी को देखने लगे और बोले, अरे तुम्हें क्या हो गया है? अचानक तुमने इस घोड़े को अपना घोड़ा क्यों कहना शुरू कर दिया? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें इस घोड़े पर बिठाया और गांव तक लेकर आया। उसके बदले तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मेरे घोड़े पर अपना अधिकार जमा रहे हो। भिखारी कहने लगा, यह घोड़ा तो मेरा है। मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाकर लाया हूँ और तुम बिना किसी देरी के इस घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और चले जाओ। इस तरह से राजा और भिखारी में घोड़े को लेकर झगड़ा होने लगा। उनको आपस में झगड़ा करते हुए देखकर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई, परंतु कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि यह घोड़ा राजा का है या भिखारी का। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, मेरा विचार है कि आप लोगों को गांव के मुखिया सूरजभान के पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही इस झगड़े का निपटारा कर सकते हैं कि घोड़ा वास्तव में किसका है। भिखारी कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे किसी के पास भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। महाराज ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने भी मुखिया सूरजभान के पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि असल में वह भी तो सूरजभान के न्याय की परीक्षा करना चाहते थे। महाराज बोले, मुझे भी मुखिया जी के पास न्याय के लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भिखारी और राजा उस घोड़े के साथ मुखिया सूरजभान के घर जा पहुँचे। दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मुखिया सूरजभान पहले से ही वहां पर मौजूद लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रहे थे। वे दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। महाराज चक्रधर के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका था, जब वह मुखिया सूरजभान के न्याय करने के तरीके को अच्छी तरह से देख सकते। इसलिए राजा चुपचाप वहां पर खड़े हो गए और मुखिया जी के द्वारा की जाने वाली सारी कार्यवाही को ध्यान से देखने लगे। सबसे पहले सूरजभान के सामने दो व्यक्ति आकर खड़े हुए। उनमें से एक व्यक्ति गांव के साहूकार के पास काम करने वाला मुनीम था, जबकि दूसरा व्यक्ति एक किसान था। दोनों का विवाद यह था कि वे एक युवती के साथ आए थे। झगड़ा यह था कि मुनीम और वह किसान दोनों ही उस युवती को अपनी पत्नी बता रहे थे। युवती असल में गूंगी और नासमझी थी। अब इस बात का फैसला किया जाना था कि वह युवती वास्तव में किसकी पत्नी है, मुनीम की या किसान की। सारी बात जानने के बाद मुखिया सूरजभान कहने लगे कि
आप दोनों इस युवती को यहीं पर छोड़कर चले जाइए। कल सुबह आप लोगों के झगड़े का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद सूरजभान के सामने दूसरा विवाद पेश किया गया। यह विवाद एक कसाई और तेल बेचने वाले तेली के बीच में था। दोनों ही एक सिक्कों से भरी हुई थैली को अपना अपना बता रहे थे। कसाई का कहना यह था कि सिक्कों से भरी थैली उसकी है, जबकि तेली कहता था कि सिक्कों से भरी थैली पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से यह कमाई की है। सारा मामला सुनने के बाद सूरजभान ने कहा, आप लोग सिक्कों से भरी हुई इस थैली को यहीं पर छोड़ जाइए। कल सुबह आपके झगड़े का फैसला सुनाया जाएगा। वे दोनों भी सिक्कों से भरी हुई थैली वहीं पर छोड़कर चले गए। इसके बाद महाराज और वह भिखारी सूरजभान के सामने पेश हुए। तब महाराज चक्रधर ने कहना शुरू किया, मुखिया जी, बात असल में यह है कि मैं इस भिखारी को दया करके अपने घोड़े पर बिठाकर गांव के अंदर तक लेकर आया हूँ, लेकिन गांव में पहुँचते ही इस भिखारी ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय मेरे ही घोड़े पर अपना अधिकार जमा लिया। उसकी बात सुनकर भिखारी तपाक से कहने लगा, नहीं मुखिया जी, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। यह घोड़ा तो असल में मेरा है। मैं इस आदमी को अपने घोड़े पर बिठाकर गांव में लेकर आया था, लेकिन जैसे ही हम गांव में पहुँचे तो इस आदमी ने मुझ पर धौंस जमानी शुरू कर दी। मुझे कमज़ोर जानकर यह मेरे घोड़े पर कब्जा करना चाहता है। अब आप ही मुझ पर दया करके मेरा घोड़ा मुझे दिलवाइए। और उस भिखारी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि आप लोग अपना घोड़ा यहीं पर छोड़ दीजिए। कल सुबह इस बात का फैसला किया जाएगा कि घोड़ा किसका है। इसके बाद राजा और भिखारी भी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर से सभी लोग मुखिया के घर पर पहुँचे। तब मुखिया ने सबसे पहले मुनीम और किसान को अपने सामने बुलाया, जिनका विवाद यह था कि वह युवती असल में किसकी पत्नी है। मुखिया ने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी, यह युवती आपकी पत्नी है, आप इसे ले जा सकते हैं और इस धोखेबाज किसान को मैं 50 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। मुनीम इस फैसले से बहुत ही खुश था और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मुखिया ने कसाई और तेली को अपने सामने बुलाया। सिक्कों की थैली वहाँ पर रखते हुए वह कहने लगा, यह सिक्कों की थैली असल में कसाई की है, जबकि इस थैली को झूठ बोलने के कारण 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। और फिर कसाई भी अपने सिक्कों की थैली लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब बारी थी महाराज और उस भिखारी की। तब मुखिया ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपका घोड़ा अपने अस्तबल में बांध रखा है, जहां पर पहले से ही 20 घोड़े मौजूद हैं। क्या तुम दोनों 20 घोड़ों के बीच में अपना घोड़ा पहचान पाओगे? महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, मुखिया जी, 20 तो क्या, आप 100 घोड़ों के बीच में भी मेरा घोड़ा खड़ा कर देंगे तो मैं उसको पहचान सकता हूँ। इसके बाद मुखिया राजा को लेकर अपने अस्तबल में गया, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी घोड़े बंधे हुए थे। राजा ने बड़ी आसानी से अपने घोड़े को पहचान लिया। इसके बाद मुखिया जी राजा को लेकर अस्तबल से बाहर आ गए। फिर वह भिखारी को अपने साथ लेकर अस्तबल में आ गए।
और भिखारी को घोड़े को पहचानने के लिए कहा। भिखारी ने भी बड़ी ही आसानी से घोड़े को पहचान लिया। मुखिया भिखारी को लेकर अस्तबल से बाहर आ गया और फिर कुछ क्षणों तक सोचने के बाद महाराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, श्रीमान, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। जबकि यह भिखारी एक झूठा और धोखेबाज आदमी है, इसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। यह सुनकर महाराज मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थे कि सचमुच मुखिया के द्वारा किया गया न्याय एकदम सटीक और सही है। अब तक शाम हो चुकी थी और फिर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन राजा अभी भी वहां पर खड़ा था। मुखिया ने पूछा, श्रीमान, अब आप भी अपने घर चले जाइए। तो राजा कहने लगा, मुखिया जी, मैं तो सिर्फ यह जानने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरह से सभी झगड़ों का निपटारा किया? आखिर आप इतना न्यायपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय कैसे लेते हैं? तब मुखिया ने कहा, अरे महोदय, यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैंने उस मुनीम और किसान के झगड़े का निपटारा किया। असल में रात के समय मैंने उस युवती को अपनी कलम में स्याही भरने के लिए कहा था। उसने बड़ी ही आसानी से यह काम कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि वह अवश्य ही मुनीम की पत्नी है। एक किसान की पत्नी यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि किसान के घर पर स्याही और कलम का कोई काम नहीं है, जबकि मुनीम के घर पर यह दोनों चीज़ें मौजूद रहती हैं। इसके बाद मैंने कसाई और तेली के झगड़े का निपटारा किया। वह भी बहुत ही सरल काम था। मैंने उस सिक्कों की थैली में से सिक्के निकालकर गर्म पानी के बर्तन में डाल दिए। अगर वह सिक्के तेली के होते तो अवश्य ही उन सिक्कों पर लगा हुआ तेल गर्म पानी में डालने पर पानी की सतह पर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे यह बात सिद्ध हो गई कि वह सिक्के तेली के नहीं थे। इसके बाद मैंने आपका और उस भिखारी का फैसला किया। यह भी बहुत ही आसान काम था। मैं आप दोनों को एक एक करके घोड़े के पास ले गया, तो आप दोनों ने बड़े ही आराम से घोड़े को पहचान लिया था। बात असल में यह थी कि यह मायने नहीं रखता कि किसने घोड़े को पहचाना, बल्कि मायने यह रखता है कि घोड़े ने आप दोनों में से किसको पहचाना। दरअसल जब आप घोड़े को पहचानने के बाद वहां से चले गए थे, तब घोड़े ने भी आपको पहचान लिया था। वह आपको देखते ही सिर हिलाने लगा था। साथ ही साथ जब आप वहां से निकले तो वह भी आपके पीछे पीछे आने लगा था। लेकिन भिखारी को देखकर उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि घोड़ा आपका ही है। इस तरह से मैंने तीनों फैसले बिल्कुल न्यायपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से कर दिए। मुखिया जी की बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए। तब उन्होंने मुखिया सूरजभान को अपना असली परिचय देते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा चक्रधर हूँ। असल बात यह है कि मैं तुम्हारे न्याय और तर्क शक्ति की जांच करने के लिए आया था, जिस पर तुम बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ राजधानी चलो और वहाँ पर हमारे न्याय मंत्री चंद्रसेन के साथ एक न्याय अधिकारी के तौर पर काम करो, ताकि न्याय मंत्री जी का काम थोड़ा आसान हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस काम के लिए मना नहीं करोगे। सारी सच्चाई जानने के बाद मुखिया सूरजभान ने महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज,
आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते हुए उसका पालन करूँगा। मैं आपके साथ राजधानी चलने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।